कहते हैं सियासत में मंजर पलक झपकते ही बदल जाता है। कोई फर्श से अर्श पर चला जाता है, कोई आसमान की बुलंदियों से जमीन पर आ जाता है, कोई इस पार से उस पार चला जाता है। किसी की भूमिका बदल जाती है, कोई अपनी भूमिका बदल लेता है। राजनीति की तेजी से बदलती ऐसी ही तस्वीरों से आजकल बिहार में माहौल खूब गर्म है। चर्चा वैसे इस बात की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। उन्होंने खुद संकेत दिया है कि वो राज्यसभा में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसके बाद अटकलें अब तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार की जगह बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन बड़ी चीज होती है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की योगी के शपथ ग्रहण समारोह में हुई मुलाकात में नया कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने स्टेज पर नीतीश कुमार का जरूरत से ज्यादा विनम्र होना नोटिस कर लिया और इसके बाद ही बिहार में सियासी बदलाव की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में जो बात दबी जबान में कही जा रही थी, अब सरेआम हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने का मन बना लिया है और बीजेपी ने उनकी जगह अपना मुख्यमंत्री बनाने का इरादा कर लिया है। यानी इसमें बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सियासी डील की संभावना देखी जा रही है। इशारा खुद नीतीश कुमार ने ये कहकर दे दिया कि अब तक वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं और उन्हें राज्यसभा जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो क्या बिहार की एनडीए सरकार में नए मुख्यमंत्री का प्लान तैयार हो चुका है? क्या 16 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार खुद के लिए नई भूमिका चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा की ख्वाहिश जाहिर की, बीजेपी ने इसका स्वागत करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नीतीश के बाद बिहार में मुख्यमंत्री हमारा होगा। मनसा जाहिर किए हैं तो उनका मनसा पूरा होगा, वो जो चाहेंगे सो होगा। वो अगर मनसा जाहिर किए हैं तो हम लोग उनके उल के साथ हैं, इच्छा के साथ हैं। फिर बिहार में क्या? बिहार में फिर नया हवा बहेगी, नया क्रांति आएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी तो दिल्ली तय करेगा। आपकी पार्टी का बनेगा? निश्चित रूप से स्वाभाविक है, वो अगर राज्यसभा में चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बनेगा। बिहार सरकार में बदलाव को लेकर बीजेपी मुखर तो है ही, जेडीयू मौन है। उलझा हुआ सवाल ये है कि संभावित बदलाव का सूत्रधार कौन है। लेकिन नीतीश के हटने की चर्चा गर्म है और इसकी भूमिका तैयार है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर नीतीश की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था के दिन ब दिन खराब होने की शिकायतें भी आ रही हैं। हाल ही में जब मुख्यमंत्री पर एक युवक ने हमला बोला तो कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने भी घेर लिया और सरकार को सफाई देते नहीं बनी। हर व्यक्ति का अलग अलग सोच है, अपने सोच के हिसाब से वो कहते हैं, लेकिन पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया नीतीश कुमार के विजन को लोहा मानती है। वो क्या कहते हैं मैंने सुना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय अगर कोई देते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन पार्टी की जो राय है वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, पार्टी के जो अधिकृत पर्सन है वही पार्टी की राय देता है। सूत्रों के मुताबिक चौतरफा घिरे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त करके बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाने की जुगत में है। गठबंधन में बड़ा दल होने के बावजूद 2020 में बीजेपी ने नीतीश को नेता मान लिया था, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, क्योंकि अब बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। पिछले दिनों वीआईपी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 हो गई। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद सीएम पद पर बीजेपी का दावा और मजबूत हो गया है। उधर यूपी में योगी सरकार की वापसी की वजह से भी बीजेपी बम बम है। बिहार में भी अपराधियों से निपटने के लिए यूपी मॉडल यानी कि बुलडोजर की मांग होने लगी है और इसके लिए बीजेपी की नजर सीएम की कुर्सी पर है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो क्या होगा। अटकलें ये हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे और उनको राज्यसभा का सभापति बना जा सकता है, यानी नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। बिहार में सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर भी एक तस्वीर बनती दिखाई दे रही है।
चर्चा ये है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम लिस्ट में है, क्योंकि उनके जरिए बीजेपी को उम्मीद है कि आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। जेडीयू के हिस्से से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, ये दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश के बिहार छोड़ने की अफवाह को इस बात से भी बल मिलता है कि वो नालंदा और बाढ़ के अपने चुनावी इलाके के दौरे पर गए, पुराने लोगों और दोस्तों से मुलाकात की, मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। ऐसा लगा जैसे वो फेयरवेल के मूड में हो। जाना चाहिए क्या माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। अगर नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ते हैं तो बिहार में सत्ता के नए समीकरण बनेंगे और तय है कि इसका सियासत पर भी गहरा असर होगा। लेकिन फिलहाल पूरी पिक्चर के लिए कुछ इंतजार करना होगा। नीतीश को करीब से जानने वाले लोग ये जानते हैं कि वो कोई भी बात हल्के में नहीं करते हैं और बड़े ही नपे तुले शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में लौटने का शगुफा छोड़कर नीतीश दरअसल माहौल भांपने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल केवल टाइमिंग का है कि नीतीश अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कब फैसला करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, GNT। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की अटकलें नई नहीं है। बताएं कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से रह रहकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है। तब चुनाव परिणामों के तुरंत बाद बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से उनकी ही पार्टी का सीएम होने की मांग की गई थी। उसकी वजह ये थी कि बिहार में बीजेपी को सबसे ज्यादा 74 सीटें मिली थी। फिर भी उसने महज 43 सीटें जीतने वाली जेडीयू को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाया। राज्य स्तर से कुछ बीजेपी नेताओं की मांग को नजरअंदाज करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश की ताजपोशी में कोई रुकावट नहीं डाली। वो किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नाराज करने का खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। इसीलिए सीटों के आधार पर तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि जेडीयू के हाथों में सत्ता की बागडोर चली गई। देखते ही देखते 1.5 साल हो चुका है। अगले चुनाव में अभी फिलहाल 3.5 साल का वक्त भी बचा हुआ है और इसी बीच राज्यसभा जाने की ख्वाहिश जताकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी है। इससे जितना आसान ये सुनाई दे रहा है, असल में हकीकत में कहें तो उतना आसान है नहीं। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का विकल्प खोजना आसान काम नहीं होगा। सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार के राजनीतिक कद के बराबर नेता ढूंढना पहाड़ जैसा काम है। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ही करीब 48 साल लंबा है। शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने से हुई थी। 1975 में इंदिरा सरकार की तरफ से देश में आपातकाल लगाया गया। उससे पहले ही बिहार में छात्र आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो गई, जिसके जरिए जेपी ने इंदिरा सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। तब लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी समेत कई नेताओं की तरह नीतीश भी जेपी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उसी विरोध को शांत करने की कोशिश में इंदिरा गांधी ने 1977 में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनावों के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें बिहार भी शामिल था। 1977 में जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बिहार की हरनौत सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। 1980 की बात करते हैं, जब मध्यावधि चुनाव के दौरान नीतीश कुमार फिर से हरनौत सीट से खड़े हो गए। इस बार भी उनको हार का ही सामना करना पड़ा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के करीब 9 साल बाद यानी कि 1985 के चुनावों में नीतीश कुमार ने उसी सीट पर दांव आजमाया। इस बार लोकदल के टिकट पर उनको जीत हासिल हुई। इसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली बार विधायक बनने के 4 साल बाद यानी कि 1989 में बाढ़ लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गए। फिर 1991, 1996, 1998 और 1999 में वो बाढ़ से ही चुनाव जीतते रहे। 2004 के लोकसभा चुनावों में 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार ने नालंदा सीट से जीत हासिल की थी।
इससे पहले उन्होंने 1994 में जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी का गठन भी कर दिया था। 1996 में बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार चुनाव लड़ा। एनडीए गठबंधन की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। 2005 नवंबर की बात करते हैं, जब वो दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए थे, तब उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। इस दौरान बीच के 9 महीने छोड़ दें तो नीतीश कुमार 16 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। करीब 6 बार सांसद और 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार ने इशारों में ही सही राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन इच्छा जता दी है। अगर उनकी ये इच्छा पूरी होती है तो उस पर बिहार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनकर बैठ सकता है और उस नेता के चयन को लेकर बीजेपी को गंभीर मंथन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते अगली खबर का। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि एफ्स्पा का दायरा कम करने का फैसला किया है। उत्तर पूर्व में अरसे से इस कानून को खत्म करने की मांग की जा रही है। राज्य में बेहतर हालात को देखते हुए अब मोदी सरकार ने इसे सुरक्षित महसूस कर रहे उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वचनबद्धता के कारण वहां शांति, समृद्धि और विकास का नया युग नजर आ रहा है। इस मौके पर मैं उत्तर पूर्व की जनता को बधाई देता हूँ। एफ्स्पा कम होने का मतलब ये है कि शांति लौट आई है और अब नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर चल चुके हैं, क्योंकि शांति का भी बहाल हो गई है। आज जो विकास हो रहा है, इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट का हर प्रांतों की हर जनताओं ने अपने जीवन स्वाभिमान से जीने के लिए एक बहुत बड़ा मौका हासिल की है। तो इसके लिए मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर नॉर्थ ईस्ट की निवासी की तरफ से, व्यक्ति की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तीनों राज्यों में सेना को विशेष अधिकार देने वाले कानून को सीमित करने का राज्य सरकारों ने भी स्वागत किया है। असम के 23 जिलों से एफ्स्पा हटा लिया गया है। असम में ये कानून 1990 से पूरी तरह लागू था। नागालैंड में 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से कानून हटाया गया है, जो 1995 से पूरे राज्य में लागू था। इसी तरह मणिपुर के 6 जिलों के 15 थानों से इसे हटा लिया गया है। 2004 से इम्फाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर कानून पूरे इलाके में लागू था। If you look at this map, you will see that complete Lower Assam and Central Assam and North Assam, APSA will be withdrawn from midnight today. Now APSA will be there only in the hills district of Assam and in the Upper Assam, where, as we all know, that situation is yet to be improved to the satisfaction of the government. This has been a very long pending issue for the people of the Northeast region as a whole, and this will surely lead to a very positive message. तीनों राज्यों में एफ्स्पा को सीमित करने के पीछे सरकार की दलील ये है कि यहाँ उग्रवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। पिछले कुछ वर्षों में 7000 से ज्यादा उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 11 सितंबर 1958 वो तारीख है जब आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय संसद में एक नया कानून पारित हुआ था। इस कानून का नाम था एफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसे हिंदी में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून भी कहा जाता है, जिसके तहत सेना को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। इस कानून को उन इलाकों में लागू किया जाता है जहां पहले उग्रवाद और अब आतंकवाद चरम पर है। उग्रवादी या आतंकवाद प्रभावित इलाकों में सेना को उतारना सरकार की मजबूरी बन जाती है। इस कानून को लागू करने से पहले सरकार उन इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित करती है। फिर वहां हालात पर काबू पाने के लिए उत्तरी सेना को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। विशेषाधिकार कानून के तहत सेना को बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी लेने का अधिकार भी होता है। इस दौरान जरूरत पड़ने पर सेना जरूरी बल का इस्तेमाल भी कर सकती है। अगर
सेना के अधिकारियों या फिर जवानों को लगता है कि विद्रोही या उपद्रवी किसी घर या फिर दूसरी किसी तरह की इमारत में छिपे हैं या फिर वहां से हमले की आशंका है, तो सेना को उसे तबाह करने की पूरी आज़ादी होती है। इस दौरान सेना के जवान और अधिकारी संदेह के आधार पर किसी को गोली भी मार सकते हैं और इसके अलावा सेना किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ले सकती है। एफ्स्पा के तहत ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर सैनिकों के खिलाफ न मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि इस एक्ट के दुरुपयोग के आरोप भी लग चुके हैं। कई बार इस कानून को मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों से भी जोड़ा गया है। इस दौरान इस कानून की तुलना ब्रिटिश हुकूमत के समय लगे रॉयल्ट एक्ट से भी की गई है। उसमें भी किसी को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और यही वजह है कि इस कानून के हटने की मांग भी लगातार उठती रही है, जिसके बाद मोदी सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के क्षेत्र को सीमित करने को लेकर कदम उठाया है। हालांकि ये कानून इन राज्यों के अलावा कुछ दूसरे राज्यों में भी सीमित इलाकों में मौजूद है। 23 जिले और एक सब डिवीजन से हटने के बाद असम के 9 जिलों और एक सब डिवीजन में लागू है। नागालैंड में 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से हटने वाला कानून अब 8 जिलों में मौजूद है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 थानों से हटने वाला एफ्स्पा कानून राज्य के 10 जिलों में अब भी लागू है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लैंगडिंग जिले में भी ये लागू है। इसके अलावा मेघालय में भी असम से लगती सीमा पर यह कानून लागू है। जम्मू कश्मीर में भी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अभी भी लागू है। कभी उग्रवाद से ग्रस्त पंजाब और चंडीगढ़ भी इसके दायरे में हुआ करते थे, लेकिन 1997 में इस कानून को वहां खत्म कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है और नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम या कहें कि कुछ बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे और ये बदलाव ऐसे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो ऐसे में इन बदलावों के बारे में पहले से जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे परेशानियों के बोझ से बचा जा सके। 1 अप्रैल से लागू होने वाले बदलाव बैंकिंग, टैक्स, कार कीमतों से जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ बदलाव वो भी हैं जिनकी घोषणा बजट 2022 के दौरान वित्त मंत्री ने की थी। और सबसे पहले बात हम क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स की ही करते हैं। डिजिटल युग में ज़्यादातर लोगों ने मुनाफे के लिए क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी निवेश किया है और बजट 2022 में ऐलान हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी समेत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बिक्री या फिर ट्रांसफर से होने वाली कमाई 30% टैक्स के दायरे में आएगी। साथ ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर के दौरान अगर पेमेंट एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपए से ज्यादा का रहा तो 1% TDS कटेगा। क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से होने वाले गेन पर 30% टैक्स का नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। वहीं 10,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर 1% TDS का नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके बाद जो आम लोगों से जुड़ा हुआ बड़ा बदलाव है वो है दवाइयों का महंगा होना। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल समेत कई दवाओं की कीमतें बढ़ने वाली हैं। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे। दवाएं महंगी होंगी तो जाहिर सी बात है कि इलाज के खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। 1 अप्रैल से कोंडली मानेसर पलवल यानी कि KMP एक्सप्रेस वे पर सफ़र करना महंगा हो जाएगा। HSI IDC ने दूरी के हिसाब से वाहनों को श्रेणी में बांटकर नए टोल दरें तय की हैं और ये दरें 31 मार्च रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएंगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद। कार, जीप और वैन के लिए टोल पर करीब 15 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। टोल दरों में औसतन 8 से 9% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल 2021 से चल रहा मुफ्त सफर अब थम गया है। वाहन चालकों को अब यानी कि 1 अप्रैल 2022 से इस एक्सप्रेस वे पर टोल चुकाना पड़ेगा, जिसमें दिल्ली से डासना तक टोल नहीं देना होगा, लेकिन दिल्ली से मेरठ तक पूरे मार्ग का टोल चुकाना होगा।
कुछ वाहन कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपने व्हीकल्स के दामों में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स वाणिज्यिक वाहनों की कीमत 1 अप्रैल से 2 से 2.5% तक बढ़ाएगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया भी कीमतों में बदलाव करने वाली है। 1 अप्रैल से अपने वाहनों की कीमत 3% तक बढ़ाएगी। टोयोटा 1 अप्रैल 2022 से अपनी गाड़ियों की कीमत को 4% तक बढ़ा देगी। BMW 3.5% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार ने बजट 2019 में आयकर कानून में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा था। इस सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया है कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा। बजट 2022 में इस सेक्शन को आगे के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया है और न ही अभी तक कोई नया अपडेट इस पर आया है। इसीलिए हो सकता है कि 31 मार्च 2022 के बाद सेक्शन 80EEA का फायदा न मिले। 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 अप्रैल से B2B यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। GST कानून के तहत B2B लेन देन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से ई चालान अनिवार्य कर दिया गया है और इसके बाद 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है और अब ये आय 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं एक सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव ये होगा कि अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको कल से पेनल्टी भी देनी होगी। 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी पेनल्टी और अगर आप इसके बाद आधार को पैन से लिंक करते हैं तो 1000 रुपए पेनल्टी के तौर पर देने होंगे। 1 साल बाद यानी कि अगर आप 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक नहीं करवा पाते हैं तो पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और इस परेशानी से बचने के लिए आप अभी भी ई पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या फिर नहीं। पैन का आधार से लिंक करना इसलिए जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब 31 मार्च 22 परसों के बाद आपने जहाँ जहाँ भी पैन दे रखा है ये ट्रीट किया जाएगा कि आपने पैन दिया ही नहीं और आपको उसकी पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। जो सबसे पहली पेनल्टी है कि जो रेट ऑफ TDS डिडक्शन का रेट है, जैसे बैंक में रेट है 10%, अभी आपके इंटरेस्ट पे निफ्टी के इंटरेस्ट पे TDS डिडक्शन की रेट होती है, वो सीधे सीधे 20% हो जाएगा। जहाँ भी आपने सैलरी पे आपका TDS कटना है, अभी आपको ATC की डिडक्शन मिलती है, उसके बाद जो अमाउंट होता है उस पर 10% के आसपास का अगर स्लैब रेट है तो वो TDS लग रहा होगा, वो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भी पैन की ज़रूरत है ये माना जाए कि आपने पैन दिया ही नहीं है क्योंकि वो आधार से लिंक नहीं होगा और जो उसकी पेनल्टी और फाइन्स हैं अलग अलग प्रोविजंस में एक्ट के, वो सारी की सारी आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसलिए पैन का आधार से लिंक करना कंपलसरी है। अच्छी सच्ची खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। और अब महाकाल के भक्तों के लिए गुड न्यूज बता देते, महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को जलाभिषेक की अनुमति मिल गई है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से शिवलिंग पर जल अर्पण करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कोरोना के प्रतिबंधों में छूट देते हुए मंदिर प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने की इजाजत दे दी है। जल चढ़ाते जाइए, आते आओ, इधर उज्जैन के राजा श्री महाकालेश्वर और भक्तों के बीच की दूरी हुई खत्म। मृत्युलोक के स्वामी श्री महाकालेश्वर को जल चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दर्शन करके श्रद्धालु अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु महाकालेश्वर का दर्शन करने उज्जैन पहुंचते हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने महाकाल के भक्तों को बड़ी सौगात दी है। अब हर भक्त महाकालेश्वर के शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकेगा। यानी अब महाकाल के दर्शन भले ही बैरिकेड्स के पार से होंगे, लेकिन उनका जल शिवलिंग पर अर्पित होगा। तकरीबन 2 साल के बाद भक्तों की ये मुराद पूरी हुई है। कोरोना के प्रकोप ने भक्त और भगवान के बीच थोड़ी दूरी पैदा कर दी थी।
गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। जल अर्पण पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब न तो दर्शन पर रोक है और न जल अर्पण पर। स्वयं जल चढ़ाया, भोलेनाथ की नगरी में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है हमें। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। 2 साल बाद यहाँ पर जल चढ़ाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जल चढ़ा के हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ने के साथ ही गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पण की शुरुआत हो गई थी, लेकिन सभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर जब गर्भगृह में प्रवेश बंद रहता है तो श्रद्धालु नंदगृह के पीछे बैरिकेड से सिर्फ दर्शन कर पाते थे, लेकिन जल नहीं चढ़ा पाते थे। अब सभी श्रद्धालुओं को महाकाल पर जल अर्पण की सुविधा देने के लिए जलपात्र व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए पाइपलाइन से जुड़े जलपात्र लगाए गए हैं। पूरा निःशुल्क है। आमजन बहुत समय से चाह रहे थे कि उनको हर प्रकार से कहीं न कहीं से मदद हो, और अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा सारे नियम, सारे जो प्रतिबंध थे कोरोना से संबंधित, वो शिथिल कर दिए गए हैं। तो आमजन के लिए टोटली निःशुल्क व्यवस्था है। जलपात्र कार्तिकेय मंडपम और जलद्वार के पास लगाए गए हैं। जलपात्र के साथ श्रद्धालुओं को आरओ नल उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। श्रद्धालु वहीं से जल लेकर उसे जलपात्र में अर्पित करेंगे। ये जल पाइपलाइन के जरिए गर्भगृह में पहुंचेगा और भगवान पर अर्पित होगा। शिव मंदिरों में भगवान के जलाभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व है, इसीलिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आखिर में आज की सबसे अच्छी तस्वीर जो हमारे लोकतंत्र की ताकत दिखाती है। आज राज्यसभा से रिटायर हो रहे 72 सदस्यों को विदाई दी गई। सभी सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा स्पीकर ने फोटो खिंचवाई और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि रिटायर होने वाले साथियों की कमी खलेगी। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से कहा कि सभी वापस सदन में लौट कर आए।